हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से जीएस-जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो व्हिटकर का वर्गीकरण क्या था? व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी थी। इसके अनुसार उन्होंने जंतुओं को 5 भागों में बांटा। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट्स, चौथा फंजाई और पांचवा एनिमल्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो व्हिटकर ने सारे ऐसे जीवों को जिनके अंदर पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता उनको मोनेरा के अंतर्गत रखा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। अब यहां पर मुकुलन क्या है? मुकुलन कहलाता है बडिंग। जनन की क्रिया रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है। पहला सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। ये जो बडिंग है ये असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब बडिंग के द्वारा जनन कैसे होता है? तो यहां पर आप देखिए ये एक हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा सेल है। तो जब जनन की क्रिया होती है तो इस पर एक बड तैयार होता है कोशिका के ऊपर और ये बड धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। पूर्ण विकसित होने पर ये बड इस पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कहलाती है मुकुलन यानी बडिंग। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन रेजिस्टर ऑफ 10 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इन 1 मिनट इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रजिस्टर से होते हुए कितना चार्ज गुजरेगा 1 मिनट में। तो हम जानते हैं कि जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए बहती है तो उससे 1 कूलाम चार्ज जनरेट होता है, यानी 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड प्रोड्यूसेस 1 कूलाम। तो यहां पर क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर और 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 0.5 एम्पियर 60 सेकंड के लिए बहेगी तो ये कितना कूलाम प्रोड्यूस करेगा? 30 कूलाम। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन दिया है बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा के लंबवत और लास्ट ऑप्शन है बल की दिशा में। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा बल की दिशा के विपरीत। जब कोई बॉडी गति कर रही है तो उस पर जो बल लगता है तो घर्षण बल हमेशा उस बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है नेवर अकर सिंगली इन नेचर। मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो अकेले कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन दिया है फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम और वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें कहा गया है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उतना ही बल वह वस्तु हम पर भी लगाएगी। ये कहलाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फोर्स कभी अकेला नहीं होता।
जब भी कोई बल लगेगा तो उसी के समान और विपरीत दिशा में उसका एक प्रतिक्रिया बल भी उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है गति, दिशा, दूरी और गंध। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा दूरी। ओडोमीटर हम दूरी नापने के लिए यूज करते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिसको हम गाड़ी के पहिए पर लगा देते हैं और ये पहिए द्वारा चली गई दूरी नापता है। अब यहाँ पर गति दिया हुआ है, गति नापी जाती है स्पीडोमीटर से। दिशा को नापने के लिए हम कंपास यानी दिशा सूचक का यूज करते हैं। गंध को नापने के लिए हम ऑर्डर सेंसर्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 और विलयन सी का पीएच मान 2 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? अब आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं यानी अम्ल, वो जब जल से रिएक्ट करते हैं तो H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं बेस, वो जब जल से क्रिया करते हैं तो वह OH- आयन देते हैं। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन क्षार है और कौन अम्ल? तो आपको पीएच स्केल याद होनी चाहिए। पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक जाती है और बीच में एक पॉइंट होता है 7। ये पॉइंट होता है उदासीन, न्यूट्रल। अब यदि किसी विलयन का पीएच 7 से नीचे है तो वह क्या कहलाता है? एसिडिक। और अगर 7 से ऊपर है तो वह कहलाता है बेसिक। यानी 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। अब यहां पर आपको समझना है कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा 7 से, वह उतना ज्यादा ही अम्लीय होगा। अब यहां पर हमको विलयन सी का पीएच दे रखा है 2, ये यहां कहीं होगा। विलयन बी का पीएच दे रखा है 8, तो ये क्षारीय होगा। और विलयन ए का पीएच दे रखा है 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो विलयन ए और सी हैं ये दोनों अम्लीय हैं और विलयन बी क्षारीय है। हमसे पूछा है हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन तो केवल और केवल एसिड देते हैं, तो बी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बात करते हैं ए और सी से। ए का वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 2, तो यहां पर सी ज्यादा अम्लीय है। तो सी यदि ज्यादा अम्लीय है तो डेफिनेटली वो ज्यादा H+ आयन देगा। तो यहां पर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहां पर दिया गया है जीवाश्म ईंधन यानी जो फोसाइल फ्यूल होते हैं, जैसे हमारे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? फोसाइल फ्यूल कहलाते हैं। तो जब इनको जलाया जाता है तो इनके द्वारा मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ये सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं? अम्लीय। तो यहां पर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है उन 3 तत्वों को नामित कीजिए जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहां पर ये जो पहला अंक है ये दर्शाता है कक्षक यानी ऑर्बिट, और ये जो SPDF हैं ये दर्शाते हैं आपका ब्लॉक। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि बाहरी सेल यानी सबसे बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन क्या दिया है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
तो लिथियम का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। तो जब हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s1। तो यानी पहले जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार सोडियम का करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यानी पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। यानी पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 8, तीसरे कक्षक में भी 8 और चौथे कक्षक में 1। तो यानी यहाँ पर आप देखिए इन सब में बाहरी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन है और यही उसने पूछा है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके बाहरी सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे आपके हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ऑप्शन में दे रखा है प्लेसेंटा, विली, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा प्लेसेंटा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा को भ्रूण की आहार नाल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दिया है विली। विली का काम क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारे शरीर में जो भोजन है उसका अवशोषण करना। अगला है ओविडक्ट, इसके द्वारा ओवम्स का प्रवाह होता है। अगला है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, ये भी फीमेल्स के अंदर होती है। जनन की क्रिया के दौरान जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। तो यहां पर कहा गया है टू बोन्स, तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है आपका लिगामेंट। बोन से बोन को जोड़ता है वो होता है आपका लिगामेंट, और जो बोन को मसल से यानी अस्थि को पेशी से जोड़ता है वो होता है आपका टेंडन। तो ये चीज आपको याद रखना है, अस्थि से अस्थि लिगामेंट और अस्थि से पेशी यानी टेंडन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अशोक, अकबर, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐहोल को लेकर। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन दिया है पेन्ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है। तो हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहला जो खनिज तेल का भंडार मिला था वो मिला था असम के अंदर। असम में एक जगह है डिगबोई, यहां पर खनिज तेल के भंडार पाए गए थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में दिया है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर हमको दे रखा है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है मास नंबर ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग आपका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हमको दे रखी है 298, प्रोटॉनों की संख्या नहीं दे रखी, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 189। तो यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी 298 माइनस 189 यानी 109। ये है आपकी प्रोटॉनों की संख्या। और हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो सिंपली एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 109 यानी 109, और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो हमारे शरीर में आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है वो दो एंजाइम, पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन, ये दो एंजाइम होते हैं जो हमारे आमाशय के अंदर भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो जो ये HCl है ये इन दोनों एंजाइमों की क्रिया को तेज कर देता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू, यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस, दूसरा डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तीसरा डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट ऑप्शन है डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में। इसके अलावा एक और गैल्वेनोमीटर होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, वो बहुत ही सूक्ष्म जो विद्युत धाराएं होती हैं उनको मापने के लिए यूज किया जाता है, उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा। दिया है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रक है जो किसी ऊंचाई पर रखा है, उसे नीचे जमीन तक गिरने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है ये S है और यहां से ये ट्रक जो गिर रहा है इसमें इसको 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हम जानते हैं कि गति का जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अब यहाँ पर S क्या है, S है दूरी, U आपकी होती है प्रारंभिक गति, T होता है टाइम, और G यहाँ पर क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब उसने क्या कहा फिसल कर नीचे गिरता है, यानी यहाँ पर जब वो वस्तु रखी है यानी जो ये ट्रक है इसकी वेलोसिटी क्या है 0, यानी u का मान हमारा क्या होगा 0। तो ये पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा आपका 0। तो सिंपली कितना बचेगा S इक्वल टू हाफ GT²। तो अब हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। S इक्वल टू आपका होगा हाफ, G की वैल्यू दे रखी है 10 और T की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आएगा 0.64
और 10 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू आपकी आएगी 3.2 मीटर। यानी 3.2 मीटर की ऊंचाई से ये ट्रक नीचे गिर रहा है। तो डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे जीएसजीके के क्वेश्चन जो 22 सितंबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।